हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा साइंस पेपर 2 का मैराथन सेशन है, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला करके आज हम लगभग 500 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपको करना क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को शेयर करना है, क्योंकि अभी कल का दिन भी बचा है और कल भी आपके लिए हम इसी तरह हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट ला सकें और आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को और क्वेश्चन को कवर करवा सकें। तो उसके लिए आप लोगों को सेशन को शेयर ज़रूर करना है, जो कि हमें मोटिवेट करता है कि हाँ, स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके लिए सेशन लाए जाएं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी से मेरा निवेदन है कि सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। साथ में यदि आपको इसकी PDF चाहिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में हम जल्दी यदि एक नज़र मारना चाहें, रिवीजन करना चाहें, तो रिवीजन के लिए यदि आपको इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। एट ₹49 ओनली आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी दे साथ में आप सभी क्वेश्चन के अपने मन में आंसर्स भी देते हुए चलेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है। आपको या तो आपको सभी चीज़ें पता है तो अच्छी बात है, तो रिवीजन हो जा रहा है, नहीं पता है तो याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? लाइट ईयर। क्या बोला गया है यहाँ पे? लाइट ईयर मात्रक किसका है? तो दूरी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो दूरी का है, डिस्टेंस का है, याद रखना है ना, डिस्टेंस का है। ईयर हम सोच लेते हैं तो सोचते हैं टाइम का है, नहीं, ये दूरी को बताता है। ठीक। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो लुमिनियस फ्लक्स का मात्रक है। किसका है? लुमिनियस फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव डीके का। यदि हम इसकी ओरिजिनल रेडियो एक्टिव डीके की ओरिजिनल यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो ओरिजिनल यूनिट इसकी रहती है क्यूरी। ठीक है, क्या रहती? क्यूरी रहती है। लेकिन यहीं पे यदि आपसे पूछ लिया गया कि SI यूनिट क्या है रेडियो एक्टिव डीके की, तो SI यूनिट है बैक्यूरेल। क्या है? बैक्यूरेल। ये किसके नाम पर रखा गया है? तो हेनरी बैक्यूरेल के नाम पर रखा गया था। रेडियो एक्टिव डीके के अंतर्गत होता क्या? द एक्टिविटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी वेयर 1 डीके टेक्स प्लेस पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1 बैक्यूरेल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। 1 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। ठीक है, डीके पर सेकेंड। यदि इस तरीके से पूछा तो ये भी याद रखना कि ओरिजिनल यूनिट रेडियो एक्टिव डीके की क्या होती है? तो क्यूरी होती है। वही चीज देखिए पूछा गया कि क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता रेडियो एक्टिव डीके की इकाई है। लेकिन यहीं पे पूछ लिया जाता कि रेडियो एक्टिव डीके की SI यूनिट क्या है? तो बैक्यूरेल है। किसके नाम पे रखी गई है? तो हेनरी बैक्यूरेल के नाम पर। किसके नाम पर? हेनरी बैक्यूरेल के नाम पर ये यूनिट रखी गई है। ठीक है, उन्होंने ये टर्म दिया था। और 1 बैक्यूरेल कितना होता है? 1 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड होता है। क्लियर है इतनी चीजें? और यदि पूछ लिया गया यहीं पे आपसे 1 क्यूरी कितना होता है, यहाँ पे लिख दूं 1 क्यूरी कितना होता है? 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी कि वो बैक्यूरेल के बराबर है। 1 क्यूरी
यहाँ पे क्या बताया, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब कि, और बैक्यूरल हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, और बैक्यूरल, ठीक है। तो ये सभी चीजें याद रखना है। 3.7 इंटू 10⁻10, यहाँ पे 1 बैक्यूरल इक्वल्स टू 1 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। ये सभी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त करते हैं हम, ठीक। फिर क्या है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो देखो एवरी एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जल में तैरना क्या होगा, तो न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा यहाँ पे, ठीक। फिर क्या, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित होती है, ठीक। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो विश्राम जड़त्व होगा। एकाएक चल दिया है ना, एकाएक चल देगा तो विश्राम जड़त्व लगेगा। फिर क्या है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है, ठीक है। एक उसमें क्या किया जा रहा है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, यानी कि यहाँ पे क्या कौन सा नियम लग गया है? गति का पहला नियम लगा है। फिर उसके बाद में क्या पूछा गया है, समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग, समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10, कितना 1/10 भाग, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो किसका, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा, किसका होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का होता है, ठीक। फिर क्या पूछा गया है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो किसका है? तो पास्कल का नियम है। कौन सा है? पास्कल का नियम है। फिर से देखो क्या पूछा गया, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल, है ना, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम है, ठीक। फिर जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो बताइए क्यों अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल की वजह से। किसकी वजह से? अपकेंद्री, याद रखना किस वजह से? अपकेंद्री, बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं ये सभी क्वेश्चन, है ना, अपकेंद्री बल की वजह से। फिर क्या है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन? तो रैखिक संवेग के, किसके? रैखिक संवेग के। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है, ठीक। फिर क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो कितना भाग है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6, कितना? 1/6। फिर क्या पूछा गया है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस वजह से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फिर सुनो, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों है? तो पृष्ठ तनाव के कारण है। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बताइए क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर, कपूर को आप छोटा छोटा फाइन पीस कर दीजिए और डाल दो उसमें आप लोग पानी में, तो आपको दिखाई देगा क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है,
पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है, यह किस सिद्धांत के कारण होता है बताइए? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कौन सा है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण कि सुई डालोगे तो डूबेगा, जहाज नहीं डूबता। क्यों नहीं? कौन सा सिद्धांत लगाए यहाँ पे? आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाए। ठीक, फिर आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्लवन का नियम है। ठीक, फिर क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण, सेब गिरा, सेब क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? किसने सोचा? न्यूटन ने सोचा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है। फिर क्या पूछा गया है आपसे? कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो क्या है? तो 9.8 न्यूटन है। क्या है? 9.8 न्यूटन है। फिर क्या पूछा गया है? 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट। कितना? 746 वॉट। ठीक, फिर क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। फिर क्या पूछा गया? एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो आप एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकेंगे कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो कितना है? कितनी डिग्री? तो 45 डिग्री। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था इस बारे में। ठीक है, ये जितनी चीजें फिर बाद में आई है ना, तो पहले से बताया गया कि ये इस कारण से हो रहा है, इस कारण से हो रहा है। ठीक, न्यूटन ने फिर उसको पूरे तरीके से क्या किया? प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। फिर क्या पूछा गया है? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो अभी जस्ट हमने देखा क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो अधिक दूरी पर, जैसे कि ये क्या है? 90 है, अब इसका 45 बना लीजिए, बस वही है। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने पिघलाया था बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर? तो डेवी ने पिघला दिया था। ठीक, फिर क्या है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्या होता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसलिए उबलते हुए जल का तापमान जो है वाष्प इंजन से उच्च हो सकता है। क्या पूछा गया? फिर से देख लो, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। किस पर? सीबेक के प्रभाव पर, थर्मोकपल थर्मोमीटर। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। कौन सा? स्टीफन के नियम पर, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर। बोलो, साथ में बोलो, देख के ही बोलो, लेकिन साथ में बोलो आप लोग। टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। फिर थर्मोकपल थर्मोमीटर, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। फिर दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? बताइए, किसके द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा
दूर की वस्तुएं जैसे कि सूर्य आदि का ताप मापा जाता है। ठीक, फिर क्या पूछा गया है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो कितने तापमान पर ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। कौन सा? -40 डिग्री। फिर क्या पूछा गया है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? बताइए कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आए हैं एग्जाम में और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक, फिर मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या पूछा गया है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही अति लघु है ये। ठीक, तो क्या लेंगे? परमाणु घड़ियां। फिर एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 140 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है? फिर क्या पूछा जा रहा है, पानी का घनत्व एक्सक्यूज मी प्लीज, पानी का घनत्व किस ताप के अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व? किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? बोलो, साथ में बोलो, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें साथ में बोलना है आपको। कितने पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, फिर क्या पूछा गया है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्यों फट जाते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, इसलिए वो गर्मी ज्यादा हो जाती है ना, तो इसलिए वो फट जाता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फटते हैं क्योंकि गर्मी हो जाती है ट्यूब में। फिर क्या, किस झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है? झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? क्या तापमान होगा जो जमने वाला है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। झील के अधस्तल के जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर क्या पूछा गया है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो किस में नहीं जाते? तो चालन में। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ? तो चालन विधि में पदार्थ जो है अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। फिर द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। संवहन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के संचार माध्यम से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती। कैसे आती? बोलो, विकिरण। ठीक, फिर ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? बताइए किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? अभी जस्ट देखे तो माध्यम जहां नहीं है तो वो कौन सी है? तो विकिरण है। ठीक, और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे आती है? तो विकिरण से ही आती है। फिर क्या पूछा गया है, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? बताइए, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाएगा? तो संवहन कहलाएगा। क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। और द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। फिर आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, संवहन। फिर सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलार कुकर को गर्म कर देता है? बताइए, सोलार कुकर को गर्म क्या कर देता है? तो अवरक्त किरण। क्या बताया गया? अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलार कुकर को
गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण। फिर धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफेद नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफेद नीचे काला। ऊपर सफेद नीचे काला, याद रखना है ना, क्या बोला गया? धूप। ठीक, फिर क्या है? किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? बताइए, थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई किस विधि में से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए किस विधि से? तो विकिरण से। कहा? किससे? तो विकिरण से। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें बताइए सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है जल में। किसमें? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। जैसे ऊपर में लिखा है वही चीज है। ठीक, अपद्रव्यों को मिलाने पर, अन्य पदार्थ मिलाया ना, तो वही है अपद्रव्यों को मिलाने से। ठीक, फिर क्या है? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? बताइए, कहाँ अधिक समय लगेगा? घर में पकाते हो तब, कि कहाँ पे पकाओगे तो अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चावल पकाने जाओगे तो अधिक समय लगेगा। ठीक, फिर क्या है? किसी द्रव का उसके, एक मिनट है ना, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की, वाष्प में बदल रहा है तो क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। बताइए क्या हो रहा है? वो वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक, फिर क्या है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम से मिलती है? बताइए, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। कौन सा? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना। ठीक, फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फिर क्या पूछा गया है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो किस पर होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। फिर क्या पूछा गया है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो कौन सा है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। कौन सा? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर उसके बाद क्या पूछा गया? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। किसको? उच्च तरंग दैर्घ्य को जो है ये ब्लैक बॉडी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम जब होता है ना, तो शीत ऋतु के दिनों में हम किस प्रकार का मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम पर। ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे कि जैसी अभी यदि बादल रहता है तो बोलते हैं अभी बादल है इसलिए ठंड नहीं पड़ रही, बादल एक बार हटने दो फिर देखना कितनी ठंड पड़ेगी। तो बस वही है। ठीक है, बादल हटा मतलब साफ मौसम आया, साफ मौसम आया मतलब ठंड अधिक लगी।
ठीक, फिर क्या है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो कौन सा क्रिया हो रहा है उसमें? वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक, मिट्टी के घड़े में पानी रखिए, पहले जैसे कि फ्रिज नहीं रहती थी तो क्या करते थे, मिट्टी के घड़े, अभी भी प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि अब मिट्टी का घड़ा प्रयोग नहीं होता है, कम होता है लेकिन होता जरूर है। ठीक, फिर क्या है, पराश्रवित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो किसने सीटी बजाया था? तो गाल्टन ने बजाया था। किसने? गाल्टन ने बजाया था। फिर ध्वनि का तात्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। कितनी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। ठीक, फिर क्या है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रवित तरंग का विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग होता है? तो पराश्रवित तरंग का। और पराश्रवित तरंग को किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो गाल्टन ने किया था। ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए। फिर क्या पूछा गया है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? इसको हमने देखा है, बताइए। अभी जो दोपहर का जो सेशन था उसी में हमने देखा है। क्या है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, फिर 20 से कम हुआ तो इंफ्रा, 20,000 से ज्यादा हुआ तो अल्ट्रा, जो कि सुनाई नहीं देता। ठीक, फिर क्या है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में। किस में? लोहा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली, मोटी मतलब ग्रेव, पतली मतलब श्रिल होती है? तो किस कारण से? तो पिच के कारण से, तारत्व के कारण से। फिर किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने से सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक, फिर कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो क्या प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो ध्रुवण नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता? ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में। ठीक, फिर क्या है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ठीक, क्या बोला गया, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर में खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट। कितना? 56 फीट। फिर क्या बताया गया, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन। स्टेथोस्कोप जानते हैं, जो डॉक्टर्स लोग लगाते हैं और अपने कान में और हमारी नर्व्स को पता करते हैं, अच्छा बुखार है तो तुरंत कान में लगा लिए, है ना, वो गति को जो पता करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या पूछा गया आपसे कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो परावर्तन पर। फिर पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है कि रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती जैसे जैसे वो पास आती है। फिर क्या है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किसमें, कौन से प्रकार का तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग। बोलिए कौन सा तरंग? अवरक्त तरंग। फिर क्या है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? क्या पूछा गया है, एक जेट वायुयान
एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? आपको क्या करना है? 332 गुणे 2 कर देना है। कितना आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 664 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा गया है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में, जस्ट हमने देखा ही है ना। फिर क्या है? एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वो क्या है? वो क्या हो रहा है? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें करते हैं? सोनोग्राफी। किसमें? सोनोग्राफी में। फिर कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती? शून्य से संचरण कौन सी तरंगे नहीं करती? तो ध्वनि तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती हैं। फिर क्या पूछा गया है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? लाइट वेव किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग है। फिर प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए किसके द्वारा है? तो हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा किया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। फिर किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो किससे होती है प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि? तो ध्रुवण के कारण। किसके कारण? ध्रुवण के कारण। फिर प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। बताइए किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने दिखाया? तो ग्रेमाल्डी ने दिखाया। किसने दिखाया? ग्रेमाल्डी ने दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का ना विवर्तन होता है। फिर क्या पूछा गया? कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? क्या पूछा गया है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो क्या नहीं होता? तो ध्रुवण नहीं होता है प्रकाश और ध्वनि दोनों में। ठीक, फिर कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यतिकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? आप देख रहे हो चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है? तो 1 सेकेंड में आ जाता है। कितने में? 1 सेकेंड में। फिर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य से 8 मिनट 16.6 सेकेंड। फिर वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताइए कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है, यानी कि कोरोना दिखाई देता है। कोरोना मतलब सूर्य की बाहरी सतह को हम कहते हैं। ठीक, जो आदित्य L1 है ना, जो आदित्य L1 मिशन है, तो वो सूर्य की ये कोरोना को ही रीड करने के लिए है ना, जो बाहरी जो परत रहती है वो उसी के लिए। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो किरीट यानी कि कोरोना यानी बाहरी सतह जो होती है। तो आदित्य L1 मिशन जो है भारत का, वो उसी की स्टडी के लिए है। ठीक, फिर उसके बाद में पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? बताइए, ऐसा लगता है उठा हुआ है। क्यों होता है वो? इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक्सक्यूज मी प्लीज।
नाउ वी शैल कंटिन्यू। हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देखा था पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, फिर क्या पूछा गया है? पानी में डुबोई एक घड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बताइए, पानी में डुबोई एक छड़ी, मैंने घड़ी पढ़ दिया था क्या? छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किस कारण से वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण डाल करके देखो, ऐसा लगेगा कि वो मुड़ी हुई है, जबकि निकालोगे तो मुड़ी नहीं रहती। तो क्यों ऐसा लगता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है इस वजह से। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्ण के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के वजह से। ठीक है, लाइट स्कैटर होती है, इस वजह से नीला दिखाई देता है हमको। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसी प्रकीर्ण के कारण, स्कैटरिंग की वजह से होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो किसका होता है? तो बैंगनी का। किसका अधिक होता है विक्षेपण? बैंगनी का। विबग्योर बोलते हैं वॉयलेट। ठीक है, फिर क्या है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। क्या है? परावर्तन है। ठीक है, आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां पे पानी नहीं होता है ना, रेगिस्तान में पानी नहीं है, लेकिन जब हम चलने लगते हैं रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए यदि हम बात करें तो वहां पे जो इस प्रकार से प्रतीति होती है कि पूरा पानी भरा हुआ है, तालाब है, लेकिन आप पास में जाकर के देखोगे तो वो कुछ नहीं होता, वो तो रेगिस्तान है, पूरे बालू ही बालू है वहां पे। कारण क्या होता है कि वो चमकीला दिखाई देता है। जब चमकीला दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और उसका कारण क्या है? परावर्तन है। जाएंगे यदि आप मरुस्थल में, यदि आप रेगिस्तान में जाएंगे तो इसको आप लोग बिल्कुल देखिएगा। ये नहीं कि घूम के बस चले आए, इसको थोड़ा सा जब हम देखते हैं, समझते, तब जानते हैं अच्छा ऐसा सही में प्रतीत होता है। ठीक, फिर क्या है? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप बनाने में? तो समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। फिर क्या पूछा गया है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बताइए किस घटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। किसका? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। देख लीजिए, वहां पे लिखा रहता है ना कि क्या बोलते, जब कोई भी वाहन, जब व्हेन व्हीकल्स कम क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, वो कौन सा है दर्पण? तो उत्तल में, पीछे का देखना है। ठीक, फिर क्या पूछा गया है हमसे? वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परावलिक दर्पण का। किसका? परावलिक दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परावलिक दर्पणों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक, फिर क्या है? कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तर दर्पण का। किसका? तो उत्तल दर्पण का। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या पूछा गया है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है?
तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी कितनी? तो अनंत होती है। देखो फिर से देखो, समझो क्या बोला गया है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। ठीक, समतल दर्पण है, कोई वस्तु को रख दियो, प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत रहता है। ठीक, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर है उसके बीच में यदि वो खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। यदि समतल दर्पणों के बीच में यदि कोई वस्तु है तो कितने प्रतिबिंब? तो अनंत। और यदि दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर है उसके बीच में यदि कोई खड़ा है तो कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 दिखेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? बताइए किस प्रकार का किरण पुंज है? तो समांतर किरण पुंज है। क्या है? समांतर। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है वो कैसा, किस प्रकार का किरण पुंज है? तो समांतर किरण पुंज है। फिर डाईऑप्टर किसकी इकाई है? डाईऑप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की, किसकी? लेंस की क्षमता की इकाई है। कैपेसिटी ऑफ लेंस की इकाई है डाईऑप्टर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश बना होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल का अधिक होता है। ठीक है, किसका होता है? लाल का। विबग्योर सुने ना, ठीक है, विबग्योर तो किसका होता है? तो लाल का होता है। किस रंग का? ये हमने कर लिया। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से? 7 रंगों के मेल से। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बताइए, यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अभी क्या दिखाई देता है? अभी नीला दिखाई देता है। क्यों? स्कैटरिंग की वजह से। फिर फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग? तो फिल्म भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है, जो कि कहा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक तथा उल्टा बनाता है। क्योंकि मानव आंख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाती है? वास्तविक तथा उल्टा बनाती है। ठीक, कैमरा में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस कैमरा में उपयोग में लाया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, वास्तविक तथा उल्टा बनाती है। ठीक, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को करते हैं। किसको करते हैं? कॉर्निया को करते हैं नेत्रदान में। ठीक, फिर क्या है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोली गई है। ठीक, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। यदि कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो निकट दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक, फिर उसके बाद क्या पूछा गया है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। मायोपिया में क्या होता है? निकट की चीज अच्छी दिखती है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज अच्छे से दिखती है।
ठीक है। क्या पूछा गया है आपसे कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे को कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मे पहने रहना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो चश्मा पहन लेना चाहिए। ठीक, फिर क्या है? एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो आवर्धक लेंस का। किसका? आवर्धक लेंस का। फिर दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। दूर की वस्तुएं दूरदर्शी। ठीक है। फिर क्या है? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो प्रकाश तरंग में, लाइट वेव जिसको बोलते हैं। ठीक। फिर क्या है? कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच। कौन सा कांच? क्रुक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला का और लाल का। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परितत्य प्रभावित होते हैं? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। क्या बोला गया है? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। फिर क्या है? निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाना चाहिए? तो नतोदर यानी कि कॉनकेव। दूरदृष्टि तो कॉन्वेक्स। ठीक, उत्तल। और निकट वाले के लिए कॉनकेव। फिर क्या बोला गया? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी। अवतल लेंस कौन से प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से। यदि प्रकाश की गति क्या होती है? तो न्यूनतम हो जाती है। यदि कांच से प्रकाश गुजर रहा है तो उसकी गति कांच में जो है जब वो ट्रेवल करेगी तो न्यूनतम हो जाएगी। कि किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? बताइए। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून। खड़े हो जाना, पता चल जाएगा, है ना। 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। फोटोन किसका मूलभूत यूनिट है या फिर मात्रा है? फोटोन किसका मूलभूत है? तो प्रकाश का, लाइट का। ठीक। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। फिर क्या पूछा गया है?
अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का। किसका? सिलेंडरी लेंस का। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एक सेशन में यदि सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका सिलेबस जो आपने देखा ही है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो हमें डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए और बिना व्यर्थ की बातें किए हमें अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है, इसीलिए सेशन को हम इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यदि कोई क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, यदि कोई क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं पता है तो उसको भी साथ में सुनते चलिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बताइए किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। फिर क्या है? ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? मानव शरीर यानी कि शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10⁶ ओम है। फिर क्या बोला गया है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। पूछा जाता है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है ये। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो डोमेन कहते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। फिर क्या पूछा गया है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर में। किसमें? तो दक्षिण से उत्तर में। दक्षिण से उत्तर में। ठीक, किसमें? तो दक्षिण से उत्तर में। फिर क्या बोला गया है? जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान कितना? तो 4 होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। फिर क्या पूछा गया है? कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। क्या बोला गया है?
कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स रेज, जिसको हम बोलते हैं एक्स किरणों के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? तो उसके विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। किस लिए? तो विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। ठीक, फिर क्या बोला गया है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था, और इसीलिए चंद्रशेखर लिमिट भी हम पढ़ते हैं। ठीक, फिर क्या बोला गया है? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। फिर क्या बोला गया है? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने किया। फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नोल और रुस्का ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोला गया है, ठीक है, किसने किया? तो नोल और रुस्का ने किया। फिर मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिकों द्वारा किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है? मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टीथोस्कोप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टीथोस्कोप का प्रयोग होता है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो सोनार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सोनार का प्रयोग होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति घूर्णन किससे मापी जाती है? प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टीथोस्कोप, चिकित्सक लिखा है तो स्टीथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो एस चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया। ठीक, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को। पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो पाइरोमीटर मतलब उच्च तापमान, पाइरो मतलब उच्च तापमान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नालिका का प्रयोग क्यों करते हैं? तो एक्स किरणों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें, यहाँ पे भी हमने देखा एक्स किरण के लिए किया जाता है। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकट और मॉशली ने किया। किसने किया? एकट और मॉशली ने किया। तो ये हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। किसके कर लिए? हमने फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम रसायन विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके बाद में हम जो है जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। अभी केमिस्ट्री देख रहे हैं, फिर उसके बाद में हम बायो देखेंगे। तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। थोड़ी देर बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आप लोग बने रहिए। थोड़ी देर के बाद में फिर एक और सेशन रहेगा
जिसमें हम फिर केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, यदि आप लिखने के लिए बैठोगे तो आप लिखोगे कि क्या करोगे, इसीलिए यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये पूरा एक सेट है, 500 लगभग 500 क्वेश्चंस के सेट हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और एट रुपीज़ जस्ट 49 रुपीज़ में आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी साइंस के पोर्शन को, जो कि पेपर 2 का पोर्शन है, वो कंप्लीट सिलेबस को इन क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कर सकें। तो आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।